हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करेंगे कंटिन्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल इन फिनॉल्स। हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था pKa एंड Ka वैल्यूज़ के बारे में देख रहे थे हम। अब देखेंगे हम इसके और अच्छे क्वेश्चंस। उससे पहले कुछ नोट करके मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास फिनॉल में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा या फिर Ka वैल्यू को बढ़ाएगा या हम कह सकते हैं pKa वैल्यू को घटाएगा। तो ये सब बातें हमें पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका नेचर। और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप का दो टाइप का नेचर हो सकता है। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो अगर इनमें से दोनों में से कोई भी ग्रुप लग जाए तो वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी भी फिनॉल पे लग जाए तो ये क्या करता है, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है या कम करता है। ये हमारे पास है फिनॉल, इसमें हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया इसमें। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है विड्रॉ करना इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि अपनी तरफ खींचना, है ना। तो ये विड्रॉ करेगा किससे, बेंजीन से। अब बेंजीन पे कम हो गए तो बेंजीन कहाँ से विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये क्या करेगा, फर्दर इस जो हाइड्रोजन है इसके पास उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। इसके जब ये फोर्स लगाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तब क्या होगा कि यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी अगर वो ऑक्सीजन खींच लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने लगेगा तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला है कि जितना जल्दी हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो जितना कभी भी लग गया हो आपका विड्रॉइंग ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज, लिख लीजिए, ऑलवेज इंक्रीजेज एसिडिक नेचर। सो इससे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, है ना। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सबके इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा और खींचने से क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे और खींचने के बाद तो बॉन्ड ही नहीं रहेगा और बॉन्ड टूट जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होंगे हमारे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे सारे के सारे होंगे मेटा डायरेक्टिंग, एक्सेप्ट हैलोजेंस। तो हैलोजेंस का मैंने बताया था आपको कि ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं, बट ऑर्थो एंड पैरा में डायरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना। तो इसलिए हैलोजेंस जो होते हैं उनके पास, क्योंकि साथ अगर उनका हेलोजेंस का देखे जाए तो उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। तो हम यहाँ पर हेलोजेंस भी लिखेंगे, भले ही वो ऑर्थो एंड पैरा होते हैं, बट हमें इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखना है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग में सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे सारे के सारे, बस हेलोजेंस भी होंगे इसके साथ साथ। तो हेलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हो गए, हेलोजेंस हो गए। और कौन होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, जिन जिनके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा मेटा डायरेक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो कार्बन कंटेनिंग, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो ये कौन कौन है जिनके पास कार्बन भी है और उनका जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो। तो जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले तो COH, और कौन है हमारे पास, अल्डिहाइड्स, CHO, और कौन है हमारे पास, कीटोन्स, और तो ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना, एटसेट्रा। तो ये मेनली हैं जो ये फंक्शनल ग्रुप जो है इनके पास होता है कार्बन में, और ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, और इसके अलावा कौन होते हैं हमारे पास, NO2, ये भी तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और कौन होता है, SO3H। ये सब के सब क्या है, सारे के सारे हैं मेटा डायरेक्टिंग, और हम कह सकते हैं हमेशा इंक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को। और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमेशा क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है बेंजीन रिंग में तो हमेशा वो मेटा डायरेक्शन, जो मेटा पोजीशन होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, अगर हमारी
फिनॉल में लग जाए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि प्रोवाइड करेगा। बेंजीन रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, फर्दर पास ऑन करेगा किसको, ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन में ऑलरेडी हैं उसके पास लोन पेयर, तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो होगा हाइड्रोजन से अब कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि एक फोर्स तो इनके बीच में रहेगा ही, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फोर्स तो रहता ही है उनके बीच में, मगर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के यहाँ पर कम होगा फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्यों खींचेगा उससे, ठीक है, तो थोड़ा सा फोर्स रहेगा और इससे क्या रहेगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ये वाला बॉन्ड रहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड रहता है स्ट्रॉन्ग। और इससे क्या होता है, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एसिडिक नेचर कैसा रहेगा, वीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर कैसा होता है, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा तो क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर, ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर, AN से लिख रही हूँ मैं, एसिडिक नेचर को हमेशा क्या करेगा, कम रहेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो आप समझ जाना ये हमेशा एसिडिक नेचर को कम करेगा, Ka वैल्यू को कम करेगा, और आप कह सकते हैं pK वैल्यू को बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हेलोजेंस होते हैं वो भी ऑर्थो एंड पैरा होते हैं, बट वो काम होते हैं, उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, बट ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो होंगे अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं खुद, जैसे कि है हमारे पास CH3 ग्रुप, ठीक है, CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ये अगर लग जाता है बेंजीन रिंग में तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम करेगा। और कौन से हमारे पास हैं, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप्स, ये सब के सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम करेगा। अब इन्हीं में O लगा दीजिए, यही अल्काइल ग्रुप्स में तो ये एल्कोक्सी बन जाएगा, OCH3 OC2H5 एट्सेट्रा, आप कोई भी लिख लीजिए उसके बाद, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और एसिडिक नेचर को कम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर। तो ये आपको लिखना है। और इसके साथ साथ आपके पास है NH2 ग्रुप भी, जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेगा, इससे भी सेम वही काम होगा, डिक्रीज करेगा ये एसिडिक नेचर को, ठीक है, इतना था ये। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है वाई Ka ऑफ पैरा क्लोरोफिनॉल इज ग्रेटर देन Ka ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे जो पैरा क्लोरोफिनॉल है वो फिनॉल से ज़्यादा उसकी Ka की वैल्यू है, Ka की वैल्यू है, इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। देखिए एसिडिक के नेचर के हिसाब से आपको मैंने बताई है ये सब चीज़ें, है ना, ये एसिडिक नेचर के हिसाब से बताई है, तो अब आपको एडजस्ट करना होगा। अब यहाँ पे Ka की बात की है तो Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, यानी कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एसिडिक नेचर के बिहाफ में करेंगे, तो Ka जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी ये बात फिट बैठेगी, ठीक है। ओके, अब हम इन दोनों के बनाएंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते सबसे पहले हमेशा जब भी कुछ नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर बनाओ उसके। ओके, यहाँ पर बना दिया हमने। पैरा पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये वाली होती पैरा पोजीशन, यहाँ पर हमारे पास लगा होगा क्लोरो ग्रुप, और फिनॉल तो हम जानते ही हैं क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खासकर लग जाए, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH में से हटा देगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में कम हो जाएगी, इससे ऑक्सीजन जो होगा हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक्शन। सो इससे क्या होता है, हमेशा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम सुनते ही हमेशा एसिडिक नेचर इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा है विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते ही समझ जाओ इसमें से एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा यहाँ पर एसिडिक नेचर। और यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो यहाँ पर इससे कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहाँ पर
पी क्लोरोफिनॉल का ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ओके, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई pKa ऑफ पी क्रिसॉल इज ग्रेटर देन pKa ऑफ फिनॉल। क्रिसॉल मैंने बताया था आपको क्या होता है, क्रिसॉल ऑल लगते ही आपको समझना है कि वो फिनॉल है, क्रिस लगते ही आपको समझना है कि उसमें CH3 ग्रुप है। तो आपको ये नेमिंग इसलिए बताई जाती है ताकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है, तभी नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो क्रिसॉल है यानी कि पैरा पोजीशन में यहाँ पे क्रिसॉल है यानी कि CH3 ग्रुप है, और फिनॉल आप जानते ही हैं, फिनॉल इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगा है CH3 ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहाँ पे pKa की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा pKa की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और H से वो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, इससे ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, लेस एसिडिक हो जाते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि pKa वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर, ये हमने देखा था, एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक होगा तो pKa की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो pKa की वैल्यू इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर इसका कम हो जाएगा। ये आपको रीज़न लिखना है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यूज़। तो pKa वैल्यूज़ तो आप जानते ही हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर के, है ना। जो जितना ज़्यादा pKa वैल्यू होगा तो उसका एसिडिक नेचर उतना कम होगा, है ना, ये बात आपको समझनी है। तो अब यहाँ पर आपको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि pKa वैल्यू अगर बढ़ रहा है, किसी का pKa वैल्यू बढ़ रहा है यानी कि उसका एसिडिक नेचर कम है, तो एसिडिक नेचर कम से एसिडिक नेचर ज़्यादा से आप तक क्या करना है, आपको अरेंज करना है, अगर आप एसिडिक नेचर के रेफरेंस में देखेंगे तो, है ना, क्योंकि हम तो हमेशा एसिडिक नेचर के हिसाब में देखते हैं। तो बट यहाँ पर pKa वैल्यूज़ लिखा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिडिक नेचर की रेफरेंस में कहा है, और फिर उल्टा पुल्टा वो कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो आपको बस क्या सोचना है यहाँ पर आपको सोचना है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो बोला है इन्होंने, मगर किसका कहा है, pKa वैल्यू का कहा है। अगर pKa वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर कम होगा, यानी कि आपको क्या करना है, कम से ज़्यादा की ओर जाना है एसिडिक नेचर के हिसाब से। तो आपका अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर pKa का बन जाएगा, ईजी, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है, यहाँ पर फिनॉल लिखा है, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। डाइनाइट्रोफिनॉल है 2,4, 2 पोजीशन ये वाली होती है और 4 पोजीशन ये वाली होती है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद है 2 नाइट्रो यानी कि 2 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है और फिनॉल एज इट इज। नेक्स्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एसिड किसे बोलेंगे हम, जब 2, 4, 6 पोजीशन में फिनॉल में लगे होंगे नाइट्रो ग्रुप तो उसे हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन है, बाद में भी आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, जब केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने को बोलेंगे या फिर आपको रिटर्न में आपको पूछा जाएगा केमिकल टेस्ट बताइए, है ना, तब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है, पिक्रिक एसिड का टेस्ट दीजिए, तो आपको तब समझना है ना इन सब चीज़ों को, तब आपको तभी ये सब जो नेमिंग्स होती है तभी आपको काम आती है। ओके, अब इन तीनों जो ये चारों के चारों केसेस हैं, इनमें से हमें क्या करना है, हमें तो देखना है एसिडिक नेचर कम से ज़्यादा की ओर देखना है, तो ये अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा pKa वैल्यू का, है ना, इतना हम समझ गए। तो अब हम देखेंगे सबसे कम किसका है एसिडिक नेचर, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उसके बाद उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर सब पे कॉमन चीज़ है नाइट्रो ग्रुप। क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। सो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर को हमेशा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 लगे हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लगे हैं तो ये उससे कम, और फिर ये इसमें एक ही NO2 ग्रुप है और उसके बाद यहाँ पर NO2 ग्रुप है ही नहीं, तो ये हो जाएगा सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अगर हम कम से ज़्यादा की तरफ देखेंगे, तो क्योंकि pKa वैल्यू जो है हमने सबसे ज़्यादा की देखनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू होगी यानी कि उसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा,
है ना। तो एसिडिक नेचर कम होगा, यानी कि फिनॉल का सबसे कम होगा, उसके बाद इस वाले का, उसके बाद इसके वाले का और फिर इस वाले का। तो ऑर्डर हो जाएगा फिनॉल, फिर जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप होगा, फिर जिसमें 2 और उसके बाद 3, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। और लीस्ट एसिडिक कौन होगा? फिनॉल, जिसके पास है ही नहीं, है ना, लीस्ट एसिडिक। समझ में आ गया आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप इसे प्रैक्टिस भी कीजिएगा खुद घर पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है ये वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर Ka वैल्यूज़। Ka वैल्यूज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर है फिनॉल, है ना, फिनॉल, और यहाँ पे पी क्रिसॉल है, यानी कि पैरा पोजीशन में हमारे पास क्रिसॉल है, यानी कि CH3, और फिर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन में है हमारे पास नाइट्रो, और ये है फिनॉल। इसमें से तो आपको देख के पता चल जा रहा होगा, यहाँ पर लगा है रिलीजिंग ग्रुप, है ना, और यहाँ पर लगा है विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर, इतना तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर Ka वैल्यूज़ के ऑर्डर में अरेंज करना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इंक्रीजिंग से स्टार्ट करें तो यहाँ पर होगा NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा फिनॉल, और सबसे कम होगा लीस्ट एसिडिक, जो कि होगा CH3 ग्रुप, क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विच ऑलवेज डिक्रीजेज द एसिडिक नेचर। तो ये तो मीडियम है, ये कुछ भी नहीं करेगा, है ना, ना रिलीज कर रहा है ना ही विड्रॉ कर रहा है, तो ये हमेशा रहेगा बीच में, फिनॉल ग्रुप, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? NO2 ग्रुप सबसे पहले होगा, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बेचारे में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो ये हमेशा होगा बीच में। तो सबसे ज़्यादा होगा हमारा NO2 वाला, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, और फिर हो जाएगा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तब क्या होता है? जब भी हम एल्कोहल का रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एस्टर बनाते हैं। जब हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को, तब एस्टर बनता है, और एस्टर हम जानते हैं वो एक फ्रूटी स्मेल देता है, और उसे हम एस्टर कहते हैं, है ना। हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि एस्टर बन चुका है ना। अगर हमें कभी भी पता करना है कि इसमें एस्टर है या कुछ है, तो उसके लिए हम स्मेल करते हैं। अगर हमारे पास वो एस्टर बन चुका होगा तो इसका मतलब उसमें से एक फ्रूटी स्मेल आने लगेगी, और इससे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर एस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमने लिया है R, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH, यहाँ पे OH पार्ट दिखा देते हैं इसका, और उसी तरह अल्कोहल का भी OH पार्ट हम दिखाएंगे HOR। तो ये जो OH है हमने इस तरफ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और इससे क्या होगा कि हम दिखा पाएंगे हमने क्या निकाला है, इसमें क्या प्रोडक्ट इसमें से निकलेंगे, है ना। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है हमारे पास अल्कोहल। दोनों के नाम लिख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कोई भी हो सकता है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हो रही होगी, तो ये रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आप जानते होंगे कि ये जो साइन है वो है रिवर्सिबल का, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा होती है स्लो। सो ये रिएक्शन जो होती है स्लो होती है। तो आप जानते होंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 जहाँ भी डल जाएगा वहाँ से हमेशा वाटर निकालता है, ठीक है। अब वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर जो कार्बन दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलता है OH पार्ट, और उसी तरह अल्कोहल में से निकलता है H पार्ट। तो H और OH मिलकर निकाल देते हैं वाटर, ठीक है। तो अब जो बच गए हैं उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर था R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे था OR ग्रुप, है ना, OR ग्रुप। तो ये क्या होता है? जब भी RCOOR ग्रुप हमेशा होता है उसे हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एस्टर, और जब भी हमने एस्टर लिखा हुआ है तो उसके साथ हमेशा लिखना चाहिए हमें फ्रूटी स्मेल। एक फ्रूटी स्मेल आपको
आप जब इसे स्मेल करेंगे तो आपको एक फ्रूटी स्मेल आएगी, तो आप इसी से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एस्टर है, तो फ्रूटी स्मेल इसमें आएगी। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम बना सकते हैं एस्टर। बट इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आती है, जो कि है ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने के साथ साथ ये रिएक्शन है बहुत ज़्यादा स्लो, और स्लो होगी तो ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे कंप्लीट होगी। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से, तो यहाँ पर एस्टर तो बनेगा, मगर ये रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब एस्टर जो होगा उसी समय कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में भी टूट जाएगा, जिससे कि हमें एस्टर नहीं मिल पाएगा। जब हमें एस्टर नहीं मिल पाएगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पर हमें चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो वो इरिवर्सिबल हो जाए, है ना। अगर इरिवर्सिबल हो जाएगी तो ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में नहीं टूटेगा और हमें एस्टर मिल जाएगा। तो हमें इसे इरिवर्सिबल बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं ड्राई HCl गैस। ठीक है, ड्राई HCl गैस डालते ही ये जो रिएक्शन होती है ये बन जाती है इरिवर्सिबल, यानी कि दोबारा से वापस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इसमें नहीं बनते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, दिस रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। स्लो और रिवर्सिबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर फटाफट जो एस्टर है वो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। टू मेक दिस रिएक्शन फास्ट एंड रिवर्सिबल, तो ये रिएक्शन जल्दी भी हो जाए और रिवर्सिबल भी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं ड्राई HCl गैस इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसको, ड्राई HCl गैस को। एंड दिस रिएक्शन इज देन नोन एज फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन। तो जब यहाँ पर हम डाल देते हैं ड्राई HCl गैस, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डालते हैं, मगर हम इसमें डाल देते हैं ड्राई HCl गैस भी, और इससे क्या होता है, ये रिएक्शन फास्ट होने के साथ साथ इरिवर्सिबल हो जाती है, और तब हम इसे क्या बोलते हैं, कौन सा एस्टरिफिकेशन, फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन। तो देखते हैं क्या होती है फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा सब कुछ। यहाँ पर लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज़, जैसे हमने एस्टरिफिकेशन में लिया था, और यहाँ पे लेंगे हम अल्कोहल, है ना। अल्कोहल का हम दिखाएंगे H पार्ट, H और O यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। अब ये रिएक्शन क्योंकि इरिवर्सिबल हो गई है तो हम एरो एक तरफ दिखाएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें डालेंगे। उसके साथ साथ हम डालते हैं इसमें ड्राई HCl गैस। ठीक है, ड्राई HCl गैस डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, फास्ट हो जाएगी ये रिएक्शन, और यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएंगे, और -H2O होने के बाद यहाँ पर बन जाएगा एस्टर, जो कि हमें बनाना था फास्ट और एफिशिएंट ढंग से। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पर तो हमारे पास बन तो रहा था एस्टर, मगर वो तुरंत अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जा रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया एस्टर जो हमें चाहिए था, और वो भी प्रोसेस कैसा था यहाँ पर, फास्ट भी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एफिशिएंट ढंग से एस्टर भी बन गया। ओके, इतना ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर हम अल्कोहल या फिर फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, तो इसके लिए एक नेमिंग रिएक्शन है विच इज़ स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, इसका आप रिएक्शन करवाएंगे, OH फिनॉल है ना। फिनॉल के लिए हम यहाँ पे इसके OH पार्ट दिखाएंगे। इसका हम रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से, जैसे कि नाम में ही आ रहा है, बेंजोइल क्लोराइड से हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। सो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ होगा C डबल बॉन्ड OCl, ये ग्रुप को ही बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, है ना। C डबल बॉन्ड O लग जाए तो, और वहाँ पे क्लोराइड है यानी कि बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे हमने लगा दिया, है ना। तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, लिख लेते हैं इसका नाम, बेंजोइल क्लोराइड है ये। और बेंजोइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर फिनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, एक्वस NaOH डालते हैं हम इसमें, और इससे क्या होता है, एक्वस NaOH डालने से यहाँ पर जो ये H है और यहाँ पे जो Cl है, ये दोनों HCl निकाल के बाहर हो जाते हैं, -HCl। अब जो चीज़ें बच गई हैं उसे हम एक साथ लिख लेंगे। क्या क्या बच गया है, बेंजीन रिंग बच गई है हमारे पास,
बेंजीन रिंग बच गई फिनॉल की, ठीक है। अब वहाँ से O बच गया और यहाँ पे से C जो है बॉन्ड बना लेंगे, OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से बेंजीन रिंग एज इट इज़, है ना। तो ये जो है हमारे पास बन जाता है। इसका नाम क्या होगा, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है ना। एस्टर भी बना दिया हमने यहाँ पर फिर से, किससे, बेंजोइल क्लोराइड की हेल्प से। तो यहाँ पर है, एक तो है हमारे पास फिनाइल ग्रुप, ये वाला एक हो गया हमारे पास फिनाइल ग्रुप, और बाकी उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा बेंजोएट, क्योंकि एस्टर है, एस्टर के लिए हम हमेशा लगाते हैं सफिक्स ओएट। तो फिनाइल बेंजोएट, बेंजोएट विच इज़ एन एस्टर, लिख लीजिए एस्टर, ठीक है। तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ये बीच में अगर लग जाए तो ये हमारा एस्ट्रिक ग्रुप है। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना ही था आज के लिए, बाद में हम करेंगे बाकी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तब भी कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल की जो अपडेट्स हैं आप तक पहुँचे, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।